तो देखिए भाई, हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है। इस बार एक नया सिंपल सा जावा प्रोजेक्ट बनाया है, क्विक स्टार्ट में प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, तो ये हाइबरनेट 2 नाम से एक जावा का प्रोजेक्ट बना लिया है और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने कुछ डिपेंडेंसी यहाँ पे डाल दिया है, राइट। तो कौन कौन सी डिपेंडेंसी है जो हमने प्रोजेक्ट के अंदर डाल दिया है, जैसे माइस्क्यूएल का कनेक्टर डाल दिया है, लॉम्बॉग डाल दिया है, हाइबरनेट का कोर डिपेंडेंसी डाल दिया है। ठीक है ना, तो ये बेसिक डिपेंडेंसी है जो हमने हाइबरनेट के प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, अच्छा जी। अब जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हाइबरनेट एप्लीकेशन दो तरह से बनती है, विद एनोटेशन एंड विदाउट एनोटेशन। अब अगर विद एनोटेशन आप बना रहे हो तो आप अपनी जो एंटिटी क्लास बना रहे हो वहीं पे आप अपनी एंटिटी क्लास पे एनोटेशन लगा के सारा काम कर सकते हो। और जब आप एक्सएमएल से बनाते हो तो वहाँ पे सीएफजी फाइल बनानी पड़ती है, और एचबीएम एक और फाइल बनती है, सीएफजी तो बनी रही है यहाँ पे भी, एक और बनती है जिसको हम बोलते हैं एचबीएम फाइल। फिलहाल मैंने सीएफजी बनाया नहीं, मैंने सीएफजी को पिछले वाले प्रोजेक्ट को उठा के कॉल कर लिया है यहाँ पे, राइट। ये कॉल कर लिया, सीएफजी वही है, सेम सीएफजी को मैंने उठा लिया। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे मैं एक यूजर नाम की क्लास बनाऊंगा, यूजर क्लास बनाऊंगा। मैं यहाँ पढ़ाने के वाला हूँ, ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं यूजर क्लास बना लेता हूँ यहाँ पे पहले। यार ये पैकेज ही बहुत बड़ा हो गया, ये पैकेज थोड़ा सा रिफैक्टर करके इसको छोटा कर दिया जाए। तो रिफैक्टर के अंदर जाके रीनेम में जाइए और रीनेम में जाके यहाँ पे लिख दिए androJavaTech4U.com। बस इस तरह से आप इसको रिफैक्टर कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, इसी पैकेज के को ही ध्यान में रखते हुए एक नया पैकेज मैं बना लेता हूँ और उस पैकेज का नाम रख लेता हूँ एंटिटीज। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटिटीज क्रिएट करने जा रहा हूँ, मतलब एक एंटिटी नहीं बहुत सारे एंटिटी बना सकता हूँ मैं। तो मैं जानबूझ के यूजर नाम की एंटिटी बना लेता हूँ, यूजर नाम की क्लास बना लेता हूँ। अच्छा जी, अब इस यूजर क्लास के अंदर मैंने कोई वेरिएबल बना लिया, वही सेम जो हम पहले बनाते थे, जैसे प्राइवेट इंटीजर आईडी ले लिया, प्राइवेट में स्ट्रिंग नेम ले लिया, ठीक है, ईमेल ले लिया, ऐसे बहुत सारे फील्ड हमारे पास हो सकते हैं। अच्छा जी, और इन वेरिएबल के ऊपर, इन वेरिएबल के लिए मुझे डेटा वेटा चाहिए, राइट। तो डेटा वगैरह चाहिए तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे @डेटा लगा के सेटर गेटर बना लिया। सेटर गेटर यहाँ पे आ जाएगा अपने आप, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और @नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर और ऑल आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर बना दिया जी। ठीक है जी, परफेक्ट, बढ़िया है, ओके। और यहाँ पे इस वेरिएबल के यहाँ पे @id लगा के इसकी प्राइमरी की हमने इसको बना दिया, और @जनरेटेड वैल्यू लगा के हम इसका जनरेशन टेक्निक बता सकते हैं कि जो हमारी प्राइमरी की बनेगी उसकी स्ट्रेटजी जो होगी वो क्या होगी। लेट से मैंने ले लिया आइडेंटिटी, तो प्राइमरी की इसका बनेगा। ठीक है, ये हमारी क्या है, परसिस्ट क्लास है, जिस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डेटाबेस में जाके स्टोर होगा। इसके लिए मैंने एंटिटी ले लिया और एंटिटी का जो लॉजिकल नेम है वो नेम ले लिया, लेट से यूजर USR101 ऐसे करके मैंने ले लिया। इस नाम से एक टेबल बन जाएगा मेमोरी में। ठीक है जी, ओके। अब अगर मान लीजिए कि मुझे इस हाइबरनेट की इन सारी चीज़ों से डील करना है, तो मैंने आपसे क्या बताया था, तो ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं परसिस्ट क्लास बना रहा हूँ भाई अपना। अब आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो टॉपिक जिसका नाम है कि भाई हाइबरनेट, तो आपको पता ही है। और हाइबरनेट के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग होती है। ऑब्जेक्ट इस क्लास का बनेगा, उसका रिलेशनल डेटाबेस से मैपिंग होगी। और ये हमारा देखो, ये एंटिटी क्लास है जिसकी एंट्री मैंने यहाँ पे करी हुई है, बट मैं देखता हूँ कि ये पैकेज के साथ सही कहानी करी गई है कि नहीं। तो अगर नहीं करी गई है तो ये पैकेज को यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, नहीं तो खोज नहीं पाएगा और एरर देने लगेगा। तो यहाँ पे इस एंटिटी की जो एंट्री है वो यहाँ पे दे दीजिए पैकेज के साथ, ठीक है, यूजर नाम की क्लास की। अच्छा, यहाँ पे ड्राइवर सूर्या डीबी नेम टेबल बनेगा, ये ड्राइवर है, यूआरएल है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, वगैरह वगैरह सारी डिटेल है। तो एंटिटी क्लास बन गई। तो मेन है जार फाइल, एंटिटी क्लास, सीएफजी फाइल, एचबीएम बनाना नहीं है, और ये मेन क्लास है। मेन क्लास तो यहाँ पे आपका मेवन प्रोजेक्ट में बन के आता है ऑटोमेटिकली। अच्छा जी, अब इस मेन क्लास में हमें क्या करना है भाई, मेन क्लास तो हमारा बन गया। तो मेन क्लास में अब हमें क्या करना है भाई, अब मेन क्लास में हमें हाइबरनेट के अंदर के ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में स्टोर करना है। हाइबरनेट के ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में स्टोर करना है हमें, हाइबरनेट के ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में परसिस्ट कराना है।
तो अगर हाइबरनेट के एक ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में परसिस्ट कराना है भाई, तो हाइबरनेट के कुछ कंपोनेंट हैं, जैसे एक क्लास है कॉन्फ़िगरेशन क्लास। तो कॉन्फ़िगरेशन क्लास क्या करती है? तो कॉन्फ़िगरेशन क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट होता है ना, वो हमारे किसी CFG फाइल को रीड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया भाई। और कॉन्फ़िगरेशन क्लास का कौन सा मेथड होता है जी? कॉन्फ़िगर मेथड, जो हमारा जो हमारे हाइबरनेट cfg.xml की लोकेशन मांगता है। लेकिन चूंकि हमारी हाइबरनेट cfg.xml रिसोर्स फोल्डर में पड़ा हुआ है और उसका नाम भी हाइबरनेट cfg.xml है, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, राइट। अच्छा जी, ये 2 लाइन हमें लिखनी पड़ती है, लिख दिया हमने, ओके। अब उसके बाद इसके ऊपर हमने क्या चला दिया जी? बिल्ड सेशन फैक्ट्री मेथड चला दिया। और बिल्ड सेशन फैक्ट्री मेथड चला के हमें क्या मिल जाएगा? सेशन फैक्ट्री मिल जाएगा। तो सेशन फैक्ट्री में होल्ड कर लिया। अब सेशन फैक्ट्री का क्या कहानी होती है? सेशन फैक्ट्री इज द फैक्ट्री फॉर द सेशन, राइट। ये हमारे सेशन के लिए फैक्ट्री का काम करता है। तो इसके अंदर एक मेथड है क्या? ओपन सेशन। ओपन सेशन मेथड क्या करता है भाई? ओपन सेशन हमें सेशन का ऑब्जेक्ट करके देता है। तो सेशन इज जस्ट लाइक अ कनेक्शन। तो देखिए, अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेशन क्या है, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं? तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक नोट्स दिखाता हूँ। मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा ये, ठीक है। मेरे पास नोट्स भी है ये, ठीक है। देखिए, हाइबरनेट क्या है, शायद मुझे पहले दिन दिखाना चाहिए था, बट आई डोंट नो मेरे पास, मुझे याद क्यों नहीं आया। तो हाइबरनेट क्या है, उसका काम क्या है? हाइबरनेट जो है स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ये किस लिए यूज़ होता है, क्या क्या कहानी है, कितना कहानी सब लिखा हुआ है। और साथ ही साथ में लिखा हुआ है कि अच्छा, बहुत सारे कॉमनली यूज्ड हाइबरनेट बेस्ड टूल हैं। हाइबरनेट और जेडीबी में क्या अंतर है, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। बट हमारा उद्देश्य वो नहीं है, हमारा उद्देश्य हाइबरनेट के कंपोनेंट को समझाना, लाइक सेशन, सेशन फैक्ट्री, कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजैक्शन, क्वेरी और कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो ये 4, 5, 6 कंपोनेंट हमारे पास है, जिन 6 कंपोनेंट को हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आपका, वैसे 6 के 6 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले, मैं आपको यहाँ से नहीं, यहाँ से समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे डायग्राम में बड़ा अच्छे से यहाँ पे समझाया गया। देखिए, इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। देखिए, ये पूरा डायग्राम आप समझिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, दिस इज आवर जावा एप्लीकेशन, राइट। सबसे पहले आप क्या करते हो? जावा एप्लीकेशन क्या करता है? तो जावा एप्लीकेशन सबसे पहले जाता है कॉन्फ़िगरेशन क्लास के पास। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्लास होती है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट होता है, वो कॉन्फ़िगरेशन यानी कि CFG फाइल के पास जाता है। और CFG में HBM की एंट्री होती है, समझ रहे हो? CFG में HBM की एंट्री होती है, पहले होती थी, लेकिन जब एनोटेशन से बनाते हो तो एंटिटी की एंट्री होती है। तो सिंपल सा मतलब है, जावा एप्लीकेशन जाता है कॉन्फ़िगरेशन क्लास के पास और कॉन्फ़िगरेशन क्लास जाती है आपकी CFG फाइल के पास। CFG आपकी HBM को अपने अंदर इंक्लूड करके रखती है या आपकी एंटिटी को इंक्लूड करके रखती है। तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्लास को पता है कि मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल कॉल करनी है, उसमें ये फाइल उसके साथ लिंक है। अच्छा, तो इस इतना लाइन लिखने से अभी प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं होता है। मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मैं अपने प्रोजेक्ट में आ गया और मैंने कॉन्फ़िगरेशन क्लास के कॉन्फ़िगर मेथड को चला दिया, तो इससे कुछ हुआ? अभी इससे मेमोरी में कुछ भी नहीं हुआ। इससे अभी मेमोरी में कुछ भी नहीं हुआ, बस कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया है, दैट्स इट। तो क्या टेबल टूबल बन गया क्या मेमोरी के अंदर? नहीं भाई। तो कई बारी ये चीज़ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, कई बारी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अभी क्या हुआ? तो अभी कुछ नहीं हुआ, हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, बस हम केवल कॉन्फ़िगरेशन क्लास तक पहुँचे हैं, राइट। अगर हम इसको चलाएँगे और टेबल अगर बन जाएगा, तो यहाँ पे प्रिंट करके तो दिखाई देगा कि टेबल बन गया। अभी देखिएगा कि टेबल बना कि नहीं बना, है ना? अच्छा, सम टाइम देखिए, अभी कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बना, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो फ्लो है वो समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि टेबल कब बनता है? तो जब जावा एप्लीकेशन एक्चुअली में, है ना, तो पहले नंबर पे कॉन्फ़िगरेशन के पास गई, कॉन्फ़िगरेशन के पास CFG और एंटिटी की इन्फॉर्मेशन है, तो वो इन्फॉर्मेशन अभी बस लिंक है, रिसोर्स अभी कॉल नहीं हुई है। लेकिन जैसे जावा एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करता है सेशन फैक्ट्री के लिए, किसको? आपकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। कैसे रिक्वेस्ट करता है? बाय कॉलिंग बिल्ड सेशन फैक्ट्री मेथड। तो जैसे ही आपकी कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर, कॉन्फ़िगरेशन क्लास की ऑब्जेक्ट के ऊपर जब बिल्ड सेशन फैक्ट्री मेथड को कॉल करता है, तो बिल्ड सेशन फैक्ट्री के मेथड के चलते ही आपको सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिलता है। भाई, ये सेशन फैक्ट्री का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये ऑब्जेक्ट आपकी CFG फाइल में जाता है। और CFG फाइल को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पूरा सेशन फैक्ट्री की कोडिंग करी गई होती है। देखो, ये कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन क्लास जो है कॉन्फ़िगरेशन तक आपको लेके जाता है, लेकिन जो सेशन फैक्ट्री है वो सेशन फैक्ट्री टैग के अंदर लेके जाता है। अब देखो, सेशन फैक्ट्री टैग यहाँ से पूरा मेमोरी में इन्वोक होता है।
यानी कि जब सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनता है ना भाई, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपका जो डेटाबेस में टेबल टूबल की कहानी सब हो जाती है, राइट। यानी कि CFG HBM को, यानी कि एंटिटी या HBM को कॉल करते हुए आपके टेबल की सारी मैपिंग कर लेता है, कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है डेटाबेस से, राइट। तो डेटाबेस में टेबल तो तभी बनाना कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ। तो ये जो जैसे JDBC में क्या होता था, लोड ड्राइवर करते थे, तो जावा में क्या करते हो, ड्राइवर को लोड करने की जगह पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लोड करते हो, मतलब हाइबरनेट में, ठीक है। अच्छा, JDBC में क्या होता था, ड्राइवर में या डॉट गेट कनेक्शन करते थे, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री मेथड चलाते हो, एकदम डिट्टो सेम कहानी है। वहाँ पे क्या होता था, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को वहाँ ड्राइवर को लोड करते थे या कॉन्फ़िगरेशन को लोड कर रहे हो, तो कॉन्फ़िगरेशन को लोड करने का मतलब वो ड्राइवर को ही लोड कर रहा होगा मेमोरी में, एक्चुअली में देखा जाए तो। अब यहाँ पे बिल्ड सेशन फैक्ट्री चला के सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट लेते हो, तो सेशन फैक्ट्री इज व्हाट, सेशन फैक्ट्री इज द फैक्ट्री फॉर द सेशन। एक्चुअली इसमें अंदर बहुत सारे कनेक्शंस हैं, एक कनेक्शन इसके पास नहीं है। तो सेशन फैक्ट्री जस्ट लाइक अ कनेक्शन, बट इज द फैक्ट्री ऑफ द कनेक्शन, नॉट अ सिंगल कनेक्शन। ये कोई सिंगल कनेक्शन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, फैक्ट्री है, इसके पास कई बारी सेशन निकाले जा सकते हैं बाई कॉलिंग ओपन सेशन मेथड। अब देखो सेशन फैक्ट्री मेथड जब चलता है ना, बिल्ड सेशन फैक्ट्री पे सेशन फैक्ट्री चलता है, तो ये डेटाबेस के अंदर टेबल ओबल बना देता है, समझे आप। तो डेटाबेस के अंदर टेबल बन गया, देखिए आप, उसने सब कुछ पहचान लिया, उसने सारा चीज़ चेक कर लिया, CFG चेक कर लिया, CFG से एंटिटी को चेक कर लिया, और एंटिटी में आने वाली क्लास को चेक करके टेबल ओबल सब बना दिया, समझे आप। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये कहानी हो गई, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिल गया, उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। क्या सेशन फैक्ट्री के अंदर कुछ ऐसा फैसिलिटी है कि जैसे हमारा ऑब्जेक्ट डेटाबेस में स्टोर हो जाए? नहीं। तो सेशन फैक्ट्री के ऊपर ओपन सेशन मेथड है। एक्चुअली ये ओपन सेशन मेथड या सेशन फैक्ट्री के ऊपर और भी बहुत सारे मेथड है, देखिए। ओपन सेशन मेथड होगा, गेट करंट सेशन मेथड होगा, राइट। तो ओपन सेशन मेथड से एक्चुअली में हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम और हमारे डेटाबेस के बीच में एक लिंक स्टेब्लिश होगा, और ये जो सेशन होगा ये एक्चुअल कनेक्शन है। सेशन फैक्ट्री भी कनेक्शन है, बट ये फैक्ट्री फॉर द सेशन है, राइट। अच्छा, तो ये जो हमारा सेशन फैक्ट्री होता है, ये अक्रॉस द सेशन काम करता है, मतलब ये इसके ऊपर हजारों बार आप ओपन सेशन मेथड चला के नए नए सेशन निकाल सकते हो, राइट। लेकिन जो सेशन का ऑब्जेक्ट होता है अपने आप में एक यूनिक ऑब्जेक्ट होता है, एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है बिटवीन द जावा एप्लीकेशन एंड डेटाबेस, राइट, जो कि किसी CRUD ऑपरेशन, इंसर्ट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन या जो भी ऑपरेशन है उसको करने के लिए बनाया गया होता है, ठीक है। डायग्राम में आते हैं, तो जावा एप्लीकेशन जाता है कॉन्फ़िगरेशन के पास, कॉन्फ़िगरेशन से कॉन्फ़िगर मेथड को कॉल करते हैं, CFG फाइल को कॉल करता है, जावा एप्लीकेशन जाता है, रिक्वेस्ट करता है फॉर द सेशन फैक्ट्री। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है हमें सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट करके देता है। उस सेशन फैक्ट्री के ऊपर जो सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट हमारे पास आता है, वो जो सेशन फैक्ट्री होता है उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं सेशन के लिए कि भाई तो मुझे सेशन दे दे। कहता है ठीक है जी सर, ले जाइए सेशन। तो छठवें स्टेप में हमें सेशन प्रोवाइड कर देता है, और उसी सेशन के ऊपर हम DB स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, राइट। तो इस तरह से आप पूरा लिंक बना के रखिए और चीज़ों को याद रखिए, ठीक है, कि कैसे कैसे काम हो रहा है। और ये जो लाइन है बार बार आप लिखोगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, बार बार लिखो, 10 बार लिखो, ठीक है, तो चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अब जैसे ये लाइन आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो ये कॉन्फ़िगर मेथड है ना, बार बार आपको लिखना पड़ रहा है, तो आप एक ही लाइन में ऐसे लिख दीजिए, एक ही लाइन के अंदर लिख दीजिए ऐसे डॉट लगा के, ठीक है। और यहाँ से आप सीधे सेशन फैक्ट्री निकाल लीजिए। सेशन फैक्ट्री क्या, सीधे सेशन निकाल लीजिए। एक्चुअली सेशन फैक्ट्री निकालना चाहिए, मैं सेशन फैक्ट्री यहाँ से एक ही लाइन में मैंने सेशन फैक्ट्री यहाँ से निकाल लिया, मान लीजिए, राइट, बाय कॉलिंग द बिल्ड सेशन फैक्ट्री मेथड। तो बिल्ड सेशन फैक्ट्री मेथड चला के सेशन फैक्ट्री निकाल दीजिए आप ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो एक ही लाइन में सारा काम हो जाएगा, कैसे, न्यू कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगर डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री डॉट सेशन ओपन सेशन, सॉरी डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री, सेशन फैक्ट्री मिल गया, और डॉट ओपन सेशन। अच्छा, ओपन सेशन मैंने इसके लिए नहीं चलाया, मैंने सेशन फैक्ट्री को पहले निकाला, फिर मैंने सेशन चलाया, उसके पीछे एक लॉजिक है, वो अभी आपको समझ में आएगा। अब आप डिसाइड करिए कि कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट आपको डेटाबेस में स्टोर करना है। तो ये यूज़र क्लास के एक ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में स्टोर करना है। तो यूज़र जो हमारी एंटिटी क्लास है, जिस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डेटाबेस में जाएगा, फेच होगा, डिलीट होगा, अपडेट होगा, जो भी होगा, वो काम करना चाहते, उस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। आपको पता है कि परसिस्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना दिया गया,
और ये जो डेटाबेस में सेव होने जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट की भी अपनी एक साइकिल होती है। ये एक इंटरव्यू का बहुत ही हॉट क्वेश्चन है। आपको हाइबरनेट आता है? जी बिल्कुल आता है सर। तो क्या हाइबरनेट में जो एक ऑब्जेक्ट का ट्रेवर्सल होता है, जो एक ऑब्जेक्ट पूरा चलता है मेमोरी में, कैसे कैसे चलता है? क्या आप एक ऑब्जेक्ट की पूरी साइकिल को समझा सकते हो? ऑब्जेक्ट की पूरी स्टेट को समझा सकते हो? कब ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में होता है, ये कैसे पता चलेगा? इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट? तो अभी अभी आपने पढ़ाई करी, लेकिन अभी आपने ऑब्जेक्ट की स्टेट के बारे में नहीं डिस्कशन करा, राइट? हमने भी डिस्कशन नहीं करा, लेकिन वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्पेशली जो अभी हमारा पहला फोकस होगा ऑब्जेक्ट की स्टेट को समझाना। ये सब तो आपको पता है, इसलिए फिर भी मैं बार बार बता रहा हूँ, राइट? तो जब आप एक सेशन के ऊपर से, है ना, सेशन के ऊपर से आप यहाँ पे सेशन के ऊपर से सेव मेथड को चलाते हो और सेव मेथड में आप अपना ऑब्जेक्ट डालते हो, तो ये कैसे कैसे ये ऑब्जेक्ट डेटाबेस में जाके सेव होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसको हमें समझना है। एक क्रॉस आ रहा है जिसका मतलब ये डिप्रिकेटेड है, ठीक है ना, ये डिप्रिकेटेड है। तो अगर आपको कोई डिप्रिकेटेड मेथड के बारे में कुछ नॉलेज लेना है तो आप गूगल करके देख सकते हो कि भाई इसका क्या मीनिंग है। आप ऐसे आपसे लिखिए क्या लिखिए, तो आपको अल्टरनेट सेव मेथड इज डिप्रिकेटेड, ठीक है ना। तो ये डिप्रिकेटेड क्यों हो गया, ठीक है? सेव मेथड इज डिप्रिकेटेड कहाँ पे भाई, कहाँ पे? इन हाइबरनेट। तो हाइबरनेट में सेम मेथड क्यों डिप्रिकेट हो गया भाई? क्या ऐसा रीजन रहा कि हाइबरनेट 6 के अंदर अल्टरनेट उसका क्या आ गया है? तो देखिए बता रहा है, सेम मेथड डिप्रिकेट हो गया, ठीक है। जावा के हिसाब से जाके देखिए, पढ़िए, तो कह रहे हैं कि स्मॉल प्रिंट सेम मेथड एंड परसिस्ट मेथड विल बी डिफरेंट। लेकिन सेम मेथड और परसिस्ट मेथड में भी डिफरेंस होता था एक्चुअली में, लेकिन फिर भी इन्होंने डिप्रिकेट कर दिया। कह रहे हैं कि सेम मेथड विल नेवर पार्ट ऑफ जेपीए सिंस हाइबरनेट केम बिफोर द जेपीए। अच्छा, कंप्यूट डिप्रिकेटेड पर, अच्छा ये तो आंसर का कुछ परफेक्ट चीज़ नहीं मिल रहा है। तो अच्छा, जेपीए क्या होती है? जेपीए, हाँ आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, आप लोगों को जेपीए के बारे में कुछ पता है क्या कि व्हाट इज़ जेपीए? आखिर ये जेपीए क्या होती है यार? हाँ, जेपीए की क्या कहानी है? जेपीए और हाइबरनेट अलग अलग चीज़ होती है क्या? थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कशन करते रहते हैं। बताइए, कुछ लग रहा है आप लोगों को, कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हो? अच्छा, नहीं देना चाहते तो मैं आपसे कल डिस्कशन करूँगा, कल बात करूँगा, ठीक है? तो कल मुझे आप बताइएगा कि हाइबरनेट और जेपीए में कुछ डिफरेंस होता भी है या नहीं होता है, ठीक है? बट ये कह रहे हैं कि सेव की जगह पे परसिस्ट मेथड ही यूज करिए। अच्छा, सेव मेथड की जगह पे आप यहाँ पे सीरियलाइजेशन का भी यूज करिए, राइट? मतलब सेव मेथड को ओवरलोडेड जो है ना, उसको यूज करना है, ये सिंगल वाला नहीं यूज करना है। तो सेव मेथड को जब हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पे एंटिटी एंड ऑब्जेक्ट, सेव और अपडेट है, और सेव और अपडेट, सेव एंटिटी एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो सेव मेथड में एंटिटी दे दीजिए और ऑब्जेक्ट दे दीजिए। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि ट्रांजिएंट इंस्टेंस ऑफ परसिस्टेंट क्लास। ओके, एंटिटी दे दीजिए और ट्रांजिएंट स्टेट दे दीजिए, ठीक है? ओके, ट्रांजिएंट स्टेट दे दीजिए। ओके, परसिस्टेंट, चलिए, तो मैं एंटिटी के रूप में यूज़र दे देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ सीरियलाइजेबल, राइट? सीरियलाइजेबल डॉट क्लास। ओके, ऐसा लिख दिया तो तब भी आप ये जो है, ये सीरियलाइजेबल अगर मैं लिख देता हूँ तब भी ये दिखा रहा है। इसका मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। सीरियलाइजेबल तो नहीं ले रहा है। तो एक्चुअली पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एक डिफरेंस आपको समझाऊंगा जो। अच्छा, सेव मेथड कहाँ से आता है, जरा ये पैकेज चेक करते हैं, पैकेज जरा चेक करते हैं, सेव मेथड किस पैकेज से बिलोंग करता है। तो सेव मेथड जो है बिलोंग करता है हाइबरनेट के ऊपर सेव मेथड है, राइट? तो हाइबरनेट यानी कि हाइबरनेट का मतलब ओपन सेशन जो हमारा है, हाइबरनेट का पार्ट है, उसका सेव मेथड है। अच्छा, उसी का ही मेथड परसिस्ट होता है, ठीक है? अब परसिस्ट मेथड से भी डेटा परसिस्ट होता है, सेव मेथड से भी डेटा परसिस्ट होता है। तो अब तो ये डिप्रिकेटेड ही हो गया है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये बताओ, अब इसी को बोलते हैं मेथड के डिफरेंसेस। हाइबरनेट में बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बट मेथड के डिफरेंसेस बड़ा मायने रखते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, बताओ सेव मेथड और परसिस्ट मेथड में क्या अंतर है, जहाँ पे दोनों ही डेटा को सेव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जब सेव मेथड से भी डेटा सेव होता है, परसिस्ट मेथड से भी डेटा सेव होता है, तो आखिर दोनों में अंतर क्या है?
है ना। क्वेश्चन बनता है भाई, दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए अंतर सुनिए जरा ध्यान से। जैसे ये मान लीजिए कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परसिस्ट ऑब्जेक्ट। परसिस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डेटाबेस में परसिस्ट होने वाला है, स्टोर होने वाला है, राइट। तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट को मैंने सेव मेथड को दिया, ठीक है। इस क्लास में कितने वेरिएबल हैं, कितने डेटा हैं? तो अगर इस क्लास में देखा जाए तो आईडी है, नेम है, ईमेल है, 3 डेटा है। तो तीनों जो डेटा है डेटाबेस में जाके परसिस्ट हो जाएगा जब आप सेव मेथड को चलाओगे। परसिस्ट को चलाओगे तब भी सेव हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक कि सेशन के ऊपर बिगन ट्रांजैक्शन नहीं करोगे और यहाँ से ट्रांजैक्शन निकालने के बाद और ट्रांजैक्शन को कमिट नहीं करोगे। ट्रांजैक्शन को जब तक कमिट नहीं करोगे तब तक भाई डेटा सेव नहीं होने वाला, ये बात याद रहे, ठीक है। तो कमिट मेथड चलाना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए मान लीजिए आपने चला लिया और आपने अपने परसिस्ट ऑब्जेक्ट को सेव मेथड को दे दिया। सेव मेथड को दे दिया, वो भी डेटा को परसिस्ट कर देगा। परसिस्ट मेथड को देखो, ये भी डेटा को परसिस्ट कर देगा। तो आखिर अंतर क्या है? तो अंतर ये है, मेन डिफरेंस, कि जब सेव मेथड डेटा को परसिस्ट करता था मैं वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि अब डिप्रिकेट हो गया है। तो क्या काम करेगा? देखिए डिप्रिकेट मेथड का मतलब आप नहीं समझ रहे हो, है ना। अगर डिप्रिकेट मेथड कहीं ऐसे क्रॉस करके आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि इसके जगह पे कुछ अल्टरनेट आ चुका है, उसको यूज करिए, है ना। और ऐसा नहीं कि ये चलेगा नहीं, ये चलेगा, बट आपको ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि इसको मत यूज करो अभी। हो सकता है फ्यूचर में ये चीज़ अब सपोर्टेबल ही ना रहे। तो अभी तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी डिप्लिकेटेड मेथड को यूज करने की वजह कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, सेव मेथड जब किसी परसिस्ट ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में सेव करता है तो ऑब्जेक्ट में क्या क्या है? आईडी है, नेम है, सैलरी है, डेटा है और बहुत सारे डेटा है। जब डेटा को परसिस्ट करेगा ना, तो उसकी जो परसिस्टेंट आईडी होगी, परसिस्टेंट आईडी, डेटा की परसिस्टेंट आईडी क्या होती है भाई? डेटा की परसिस्टेंट आईडी क्या होती है जो डेटा डेटाबेस में परसिस्ट होने जाती है? तो परसिस्ट आईडी होगी जो इस क्लास के अंदर आने वाला प्राइमरी की है। दिस इज कॉल्ड आवर परसिस्ट आईडी। ये परसिस्टेंट आईडी, समझ रहे हो मेरी बात? दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंट आईडी। ये नेम है, ये ईमेल है, बट ये परसिस्ट आईडी है। इसको हम सीरियलाइज्ड आईडी भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब डेटाबेस में डेटा परसिस्ट होगा तो उसके लिए एक प्राइमरी की बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो भाई? प्राइमरी की बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, 100% बनेगा, और वो भी ऑटोमेटिकली बनेगा क्योंकि हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर रखी है। तो आइडेंटिटी जो यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आइडेंटिटी मैंने यूज करता हूँ और इसके जगह पे मैं ऑटो यूज कर लेता हूँ, राइट। ऑटो यूज कर लेता हूँ, तो पता है क्या करेगा ऑटो के केस में? अभी मैं आपको डेटाबेस में जाके दिखा देता हूँ। मेरे डेटाबेस का नाम क्या था? सूर्या डीबी था ना। तो मैं सूर्या डीबी में ही आपको जाके दिखा देता हूँ। अभी मैंने ऑटो नहीं यूज करा, आइडेंटिटी यूज करा था। सूर्या डीबी, वन मोमेंट। This is the Surya DB, Spring DB, not Surya DB. This is the Surya DB. Okay. Surya DB ओपन कर दिया। ADB, ये तो सूर्या ADB, यस सूर्या DB, शायद यही है। अच्छा, इसके अंदर जाके देखिए टेबल, ये देखिए USR 101 बना है कि नहीं बना है? बना है ना। अच्छा, USR 101 आप देख पा रहे हो, तो इसके अंदर ये आईडी है, नेम है, बट इसके अंदर कोई ऐसा, मतलब ऐसा कोई टेबल नहीं दिख रहा होगा। आप चाहो तो तीनों टेबल को ड्रॉप कर दीजिए, तीनों टेबल को ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है, आपको तभी पता चलेगा। ड्रॉप ऑल 3 टेबल। मैं तीनों टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी मैंने क्या कर रखा है देखिए जरा, अभी मैंने ले रखा है यहाँ पे आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी ले रखा है, देखिए ऑटो ले रखा है, सॉरी ऑटो ले रखा है। तो जब ऑटो ले रखा है, एप्लीकेशन को रन करेंगे तो आप जरा देखिए क्या होगा भाई। रन करते हैं एप्लीकेशन को, रन कर दिया एप्लीकेशन को, ठीक है। चलिए, वेरी नाइस, एप्लीकेशन रन हो गई, ठीक है। तो टेबल बना, लेकिन आप ये देख रहे हो तो एक टेबल और बना होगा मेमोरी में, क्रिएट टेबल यूएसआर बना है और साथ में एक टेबल और बना है। देखते हैं मेमोरी में बना है कि नहीं बना है। सच में तो बनता है, मुझे पता है कि बनता है ये, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। तो ये क्या किस लिए बनता है? देखो, ये सीक्वेंस टेबल बनता है। अभी सीक्वेंस टेबल में ये क्या करता है, वो आपकी सीक्वेंस को मेंटेन करता है, जो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को शायद। उसी सीक्वेंस के बेसिस पे पता नहीं क्या फॉलो करके वो प्राइमरी की 1 बना दिया। देखो 1 एंट्री इसने कर दी क्रिएट। अभी कोई डेटा इंसर्ट नहीं हुआ, बट 1 एंट्री उसने क्रिएट कर दिया। अच्छा, 1 एंट्री इसलिए क्रिएट कर दिया क्योंकि मैंने, क्योंकि एंट्री इसलिए क्रिएट कर दिया क्योंकि मैंने यूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाया था,
बट उसमें नेम ईमेल वगैरह कुछ डेटा डाला नहीं था ना यार, तो मैंने ईमेल उसमें कुछ डाला नहीं था, ram@gmail.com लिख देते हैं ऐसे, और user.set नेम में देते हैं, यहाँ पे राम नाम देते हैं, ठीक है, तो अब करेगा, ठीक है। तो वन रिकॉर्ड इसलिए दिख रहा था क्योंकि मान लो एक एंट्री पड़ी हुई है। लेकिन भाई अगर आप यहीं पे अगर आप यहाँ ऑटो की जगह पे क्या यूज़ कर लेते हो, आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हो, अलग अलग तरीके से लगा के देखो कि किससे क्या होता है। तो अब अगर आप, मैं इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ, दोनों टेबल को डिलीट कर देता हूँ, तो आइडेंटिटी के केस में भी प्राइमरी की बनती है मेमोरी में, बट उसके लिए कोई सेपरेट टेबल ओबल नहीं क्रिएट होती है, ठीक है। प्राइमरी की ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, और ऑटो इंक्रीमेंट भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। और डेटा भी इस बार आ जाएगा क्योंकि मैंने डेटा सेट कर दिया है, राइट। तो देखिए डेटा सेट हो गया, और ये डेटा हमारा यहाँ पे चल जाएगा। अभी देखिए यहाँ से, ये देखिए इंसर्ट क्वेरी वगैरह फायर हो गया, देखिए टेबल भी क्रिएट हो गया, इंसर्ट क्वेरी भी फायर हो गया, सब कुछ हो गया। अब डेटा देखते हैं हमारा डेटाबेस में आया कि नहीं। तो टेबल में डेटा आया है, और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए कि प्राइमरी की भी आ गई है ना, और आपका डेटा भी आ गया 1। अगला डालोगे 2 3 4 सब बनेगा, इसके लिए कोई सेपरेट टेबल नहीं बन रहा है। तो भाई ये जो 1 है, यही वो सीरियलाइज्ड आईडी है, यही वो सीरियलाइज्ड की है, समझ रहे हो, इसको सीरियलाइज्ड आईडी बोलते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब सेव मेथड आप कॉल करते हो, तो सेव मेथड क्या करता है, हमें वही सीरियलाइज्ड आईडी को यहाँ से रिटर्न करके दे देता है। तो सेव मेथड रिटर्न दैट सीरियलाइज्ड आईडी, क्योंकि सेव मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो सीरियलाइजेबल है, राइट। तो देखो यहाँ पे सेव मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो सीरियलाइजेबल है, ठीक है। कहीं पे आपको दिखेगा तो ज़रूर यार, आई डोंट नो, इसको डिप्रिकेट बता रहा है। अच्छा, डिप्रिकेशन का रीजन भी बता रहा है, कह रहा है कि इसके जगह पे ये देखो ये रीजन मिल गया ना, मैं अब दूसरी जगह है ना, बगल में छोरा गाँव भर ढिढोरा है ना यहीं पे है, सामने ही है देखो। तो ये परसिस्ट कह रहा है कि इसकी जगह पे ये यूज़ करिए, क्यों, क्योंकि जो परसिस्ट है वो ऐसा आइडेंटिटी जनरेटेड, अच्छा ये आइडेंटिफायर वगैरह बनाता है, जो भी अभी इसका टेक्निकल रीज़न है इसको आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। बट और ये जेपीए का स्टैंडर्ड भी है, तो यही कह रहे हैं कि इसी को यूज़ करो, ठीक है, कैस्केडेड टू दिस। तो ये सेव मेथड एक्चुअली में अगर आप सेव मेथड को चलाओगे ना, तो ये हमें रिटर्न करता था, आई डोंट नो ये वाला हटा दिया क्या रिटर्न टाइप, आई डोंट नो। तो ये सीरियलाइजेबल करके सीरियलाइजेबल टाइप का इसका रिटर्न टाइप होता था, तो हमें ये वो सीरियलाइज्ड आईडी रिटर्न करके देता था, राइट। तब ये आईडी में आईडी आएगा, और ये जो आईडी होगी सीरियलाइजेबल टाइप का है, समझ रहे हो, ये कुछ और नहीं है, परसिस्ट आईडी ही है, ये परसिस्ट आईडी है। तो जो डेटा परसिस्ट हुआ है उसकी आईडी यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है। चलिए मैं आपको परसिस्ट आईडी ऐसे करके लिख देता हूँ। अच्छा, मैं परसिस्ट भी चला रहा हूँ, वो भी चला रहा हूँ, है ना, दोनों नहीं चलाना चाहिए, एक चलाना चाहिए। तो मैं परसिस्ट नहीं सेव मेथड चला रहा हूँ, और system.out.println में इस बार मैं आपको ये परसिस्ट आईडी प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है भाई। क्या परसिस्ट आईडी को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया, ठीक है, और एप्लीकेशन को अब रन कर देते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन कर देते हैं भाई, ठीक है, कर दिया रन एज जावा एप्लीकेशन, हो गया एप्लीकेशन रन, ठीक है। तो ये देखिए दूसरा कॉलम इंसर्ट हो गया, और आपकी आईडी यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया है, 2। ये 2 क्या है, ये वही परसिस्ट आईडी है, परसिस्टेंट आईडी है, जो कि वहाँ से रिटर्न होके आई है, ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि सेव मेथड और परसिस्ट मेथड में। खैर अब तो डिफरेंस देखो, मैं तो बहुत लेटेस्ट लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ ना भाई, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि हर आदमी लेटेस्ट लाइब्रेरी यूज़ करता है, ठीक है। अभी 5 में करोगे, 4 में करोगे तो कोई एरर नहीं आएगा, और इंडस्ट्री ऐसा नहीं कि तुरंत 5 या 4 पे भी काम कर रही होगी, राइट। तो सेव या परसिस्ट मेथड का डिफरेंस इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सेव मेथड से भी डेटा सेव होता है, परसिस्ट मेथड से डेटा सेव होता है, दोनों में अंतर क्या है। सर सेव मेथड से जो डेटा सेव होता है, परसिस्ट होता है, वो जो उसकी परसिस्टेंट आईडी होती है ना, सेव मेथड रन करके दे देता है, ताकि उस परसिस्टेंट आईडी का यूज़ करके आप फर्दर कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम मेमोरी में करना है तो आप कर सकते हो, समझे। वहीं पे अगर आप परसिस्ट मेथड चला रहे हो, तो क्या परसिस्ट मेथड इस तरह की कोई सीरियलाइज्ड आईडी रिटर्न करता है, तो परसिस्ट मेथड का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, उसका रिटर्न टाइप वाइड होता है। तो अगर आप इसे रिटर्न, आप इसको वाइड, इसको रिटर्न होल्ड भी करोगे तो एरर आने लगेगा, क्योंकि यार कर ही नहीं सकता ना, सिंपल सा मतलब है। अच्छा रुको, इसको ऐसे लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये कर ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि उसका रिटर्न टाइप वाइड है यार, देखो कह रहा है कि कैन नॉट बी कन्वर्टेड वाइड टू सीरियलाइजेबल, वाइड को सीरियलाइजेबल में कैसे कर दोगे। तो परसिस्ट डेटा सेव तो हो जाता है, बट उसकी जो सीरियलाइज्ड आईडी होती है वही रिटर्न करके नहीं देती है, ठीक है। तो यार अब अगर सीरियलाइज्ड आईडी नहीं दे रही है, तो कुछ तो इन्होंने जुगाड़ बनाया होगा कि कैसे कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट लोग कह रहे हैं कि परसिस्ट ही यूज करो, है ना, सीरियलाइजेबल को मना कर रहे हैं। तो कहने का मतलब दिस इज द मेजर डिफरेंस। तो सेव मेथड विल रिटर्न
save method will return that, you know, that serialized ID which it save, right? But persist method will not return anything. persist method कोई रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। persist method का कोई रिटर्न टाइप नहीं है, उसका रिटर्न टाइप वाइड है, तो वो कुछ डेटा रिटर्न करके आपको देता नहीं है, ठीक है। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है क्या नहीं है ना। यहाँ पे मतलब इसको लगाने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान है वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये एक स्टैंडर्ड है, जेपी स्टैंडर्ड है, तो हमें भी फॉलो कर रहे हैं, चलिए ठीक है। अच्छा, सेव से भी डेटा सेव हो जाता है, सेव और अपडेट से भी डेटा सेव हो जाता है। तो आप चाहो ना तो सेव की जगह पे सेव और अपडेट भी यूज़ कर सकते हो। तो अब डिफरेंस क्या है सेव और सेव अपडेट में, वो भी डिप्रिकेटेड है। तो सेव मेथड का काम केवल डेटा सेव करना है। सेव और अपडेट का मतलब या तो अगर नया एंट्री होगी तो सेव कर देगा, और पुरानी एंट्री होगी तो इसी पे डेटा को अपडेट मार देगा। इट इज कॉल्ड सेव और अपडेट, समझ रहे हो? या तो डेटा को सेव कर देना या तो अपडेट कर देना, बट ये भी डिप्रिकेटेड है, ठीक है। अच्छा जी, अब इन सारे डिप्रिकेटेड मेथड का जो अल्टरनेट है, मैं आपको सारा लिस्ट बना के समझाता हूँ कि भाई कौन कौन सा किसका क्या कहानी है, बट मेजर डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि क्या कहानी है, ठीक है। ओके जी, तो डेटा हमारा इस तरह से स्टोर होता है डेटाबेस में, और ये कहानी होती है। तो मेथड के डिफरेंसेस बहुत मायने रखते हैं। डेटा को सेव करने के लिए सारे मेथड्स हैं, फिर आगे चल के और भी बहुत सारी कहानियाँ निकल के आएंगी, तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा जी सर, अभी सर आप एक बात कह रहे थे कि सर ये जो ऑब्जेक्ट डेटाबेस में सेव होता है इसका भी स्टेट होता है, इसकी भी लाइफ साइकिल होती है। तो सर इसकी क्या लाइफ साइकिल होती है? अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट स्टेट, या ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल, कि ऑब्जेक्ट की क्या क्या लाइफ साइकिल होती है, किन किन स्टेट से ऑब्जेक्ट गुजरता है, क्या इसकी लाइफ साइकिल है, क्या इसकी कहानी है, तो यस इसकी भी लाइफ साइकिल होती है। हर एक ऑब्जेक्ट की एक लाइफ साइकिल। ऑब्जेक्ट की क्या क्या स्टेट्स होती हैं उसको मैं बताता हूँ, बट उससे पहले अब आपको समझ में आ गया ना कि सेशन क्या है, सेशन फैक्ट्री क्या है? अगर नहीं पता है तो यहाँ पे इसको देखिए भाई, सेशन क्या है, सेशन फैक्ट्री क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेशन फैक्ट्री का क्या रोल है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने वैसे बता दिया है, बट फिर भी मैं आपको ये फाइल दे दूंगा, और इस फाइल से जो है आप नोट से जो है अपना सारा चीज़ यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए ट्रांजैक्शन का क्या रोल होता है, ठीक है। तो मैं टेक्निकली समझा दिया यार, ठीक है। अगर आपसे मैं डायरेक्टली पूछूं कि व्हाट इज सेशन, तो देखो सेशन क्या होता है, व्हाट इज सेशन? तो सर सेशन एक इंटरफेस होता है। सेशन इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट कैसे आता है? बाय कॉलिंग ओपन सेशन मेथड ऑन द सेशन फैक्ट्री। सर इससे क्या होता है? तो सेशन इंटरफेस के एक ऑब्जेक्ट से सर हम डीबी स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सर सेशन इज जस्ट लाइक अ रैपर ऑन द जेडीबीसी कनेक्शन। सर जेडीबीसी कनेक्शन के ऊपर एक रैपर का काम करता है। सर सेशन के पास ही मेथड होता है लाइक सेव, लोड, गेट, परसिस्ट, ठीक है। इसी के पास वो मेथड है। अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, ज्वाइन करना, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सब सेशन के ही मेथड होते हैं। तो एसक्यूएल ऑपरेशन सारे सेशन के ही थ्रू होते हैं। लेकिन सेशन के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए सेशन फैक्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सेशन फैक्ट्री क्या होती है? फैक्ट्री फॉर द सेशन होती है। सेशन फैक्ट्री द फैक्ट्री फॉर द सेशन। सेशन जिस तरह से इंटरफेस है, इस तरह से सेशन फैक्ट्री भी इंटरफेस है। सेशन फैक्ट्री इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। बाय कॉलिंग ओपन सेशन मेथड हमें सेशन फैक्ट्री का बाय कॉलिंग बिल्ड सेशन फैक्ट्री मेथड हमें सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। सेशन फैक्ट्री के एक ऑब्जेक्ट से हम बहुत सारे सेशन मेमोरी में निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी जैसे आपने एक बार ओपन सेशन मेथड चलाया और आप काम वाम किया, और बाद में आप सेशन को क्लोज कर सकते हो। ऐसे आप अगर काम आपका हो गया, जैसे डेटा यहाँ कमिट हो गया, तो बाद में आप अपने सेशन को क्या कर सकते हो? क्लोज कर सकते हो, ठीक है। अब आपने सेशन को क्लोज कर दिया मतलब कनेक्शन को क्लोज कर दिया, तो दोबारा अगर कनेक्शन चाहिए तो फिर से आप सेशन फैक्ट्री के ऊपर क्या कर सकते हो? ओपन सेशन मेथड चला के फिर से सेशन निकाल सकते हो, तो है ना। हमारे पास जो सेशन फैक्ट्री है वो फैक्ट्री फॉर द सेशन है, जिसे हम बार बार सेलेक्ट करने मतलब सेशन निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल से डील करता है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल लाइक एचबीएम फाइल, लाइक सीएफजी फाइल, उनके अंदर जाकर उनकी इन्फॉर्मेशन को रीड वीड करता है। ट्रांजेक्शन, तो कॉन्फ़िगरेशन एक लौता क्लास है, बाकी सब इंटरफेस है। ट्रांजेक्शन भी एक इंटरफेस है। ट्रांजेक्शन का एक ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है? बाय कॉलिंग बिगन ट्रांजेक्शन मेथड ऑन द सेशन। सेशन के ऊपर बिगन ट्रांजेक्शन मेथड का। ट्रांजेक्शन का एक ऑब्जेक्ट किस लिए जरूरी होता है? एक ट्रांजेक्शन क्वेरी को करने के लिए। एक ट्रांजेक्शन क्वेरी का बेसिक नियम क्या होता है? एक ट्रांजेक्शन का बेसिक नियम होता है कि पहले क्या करो? पहले ऑटो कमिट को फॉल्स करो, है ना। तो ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीजें होती है? ट्रांजेक्शन में होता है सेव, कमिट, रोल बैक, ये सब तो कहानी होती है। तो ट्रांजेक्शन का जो एक ऑब्जेक्ट होता है यही सेव, कमिट, रोल बैक, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इज द यूज, दिस इज द एडवांटेज ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है।
ओके जी, वेरी नाइस। अब क्वेरी किस लिए जरूरी होता है? तो देखिए ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट कैसे आया था। ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट बाय कॉलिंग द बिगिन ट्रांजेक्शन ऑन द सेशन के ऊपर बिगिन ट्रांजेक्शन लाओगे, सेशन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। बाकी क्वेरी किस लिए जरूरी होता है? क्वेरी जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे, है ना, तो आप सेशन के ऊपर ही क्रिएट क्वेरी या रॉ क्वेरी मेथड चलाओगे तो आपको क्वेरी का ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्वेरी का इंटरफेस होता है। क्वेरी इंटरफेस का जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो किस लिए जरूरी होता है? वो इसलिए जरूरी होता है जब हम डेटाबेस डेटा फेच करके लाते हैं ना, क्वेरी इंटरफेस में इस्तेमाल के रखते हैं। और क्वेरी इंटरफेस इज जस्ट लाइक अ रैपर ऑन द रिजल्ट सेट। वो रिजल्ट सेट के ऊपर रैपर का काम करता है, जो JDBC में रिजल्ट सेट होता है, जिससे हम फर्दर जो है क्या कर सकते हैं, डेटा को निकाल के उसके पास रख सकते हैं, पूरा का पूरा लिस्ट रख सकते हैं, लिस्ट से इटरेट कर सकते हैं डेटा को, वगैरह वगैरह। तो ये डेटा को संभाल के रखता है, बेसिकली डेटा को ट्रेवर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सब कंपोनेंट आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अगर मैं हाइबरनेट का इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं तो पूछूंगा भाई किसी से, बताओ सेशन क्या होता है, सेशन फैक्ट्री क्या होता है, कन्फिगरेशन क्या होता है ना। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आना चाहिए और आपका एक्सप्लेनेशन पावर होना चाहिए भाई इसको लेके, राइट। तो ये सारा चीज़ हो गया, अभी सारा चीज़ हमें समझ में आ गया। और हमने यहाँ पे एक ये प्रोजेक्ट बनाने का प्रोसेस है जो हम अभी डिस्कस कर ही रहे थे, ठीक है। अच्छा जी, तो तो अच्छा, डेटा को क्रिएट करने के लिए हमारे पास 4 तरह के ऑपरेशन होता है। CRUD ऑपरेशन होता है, क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो जैसे हमने कल भी देखा, तो क्रिएट करने के लिए परसिस्ट मेथड है, सेव मेथड है, सेव और अपडेट मेथड है। रीड करने के लिए हमारे पास गेट या लोड मेथड है, राइट। अच्छा, फिर अपडेट करने के लिए हमारे पास अपडेट या सेव और अपडेट मेथड है, राइट। और इसी तरह से डिलीट करने के लिए हमारे पास डिलीट मेथड है। तो ये 3-4 अलग तरह के मेथड्स हैं हमारे पास प्रोग्राम में जो हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हमें पता ही है। इन सब पे हम आते हैं बाद में, इसको बाद में समझाते हैं। हाइबरनेट की जनरेटर क्लास जो ऑटोमेटिकली प्राइमरी की जो जनरेट होती है, उसमें आइडेंटिटी होती है, असाइंड होता है, इंक्रीमेंट होता है, सीक्वेंस होता है, नेटिव होता है, उसके बारे में बताया जा रहा है, राइट। कुछ हाइबरनेट का डिसएडवांटेज एडवांटेज के बारे में बताया जा रहा है। ये सब हम बात नहीं करेंगे। ये बात कर सकते हैं क्या, डिफरेंस बिटवीन गेट एंड लोड मेथड? नहीं, ये भी बात अभी नहीं करेंगे। तो अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं हाइबरनेट का जो ऑब्जेक्ट की स्टेट होती है, एक ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होती है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट की कौन कौन सी स्टेट होती है, ठीक है। तो अभी दूसरा नोट्स है मेरे पास ये, ठीक है। फ्रेमवर्क क्या है, API क्या है, दोनों में अंतर क्या है ना। फैलाना चीज़ आपके लिए अभी नहीं है, ठीक है। हाइबरनेट और JDBC के अलग अलग स्टेप्स जो होते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको बाद में देख के लिख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। दिस इज द हाइबरनेट स्टेट्स, ये हमारे हाइबरनेट केस है। दिस इज द सेशन इंटरफेस स्टेट, या इसे बोलते हैं हाइबरनेट के ऑब्जेक्ट की स्टेट। यही वो हाइबरनेट की स्टेट है ना, जो आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं स्टेट से हमारा ऑब्जेक्ट एक गुजरता है। जब भी एक हाइबरनेट की पूरी एप्लीकेशन चलती है तो ये सारे स्टेट्स जो है मेमोरी के अंदर चलते हैं, ठीक है ना भाई। तो जिसमें से कौन कौन से स्टेट होती है, हाइबरनेट की कौन कौन सी स्टेट होती है, तो एक होती है न्यू स्टेट, एक होती है ट्रांजिएंट स्टेट, एक होती है परसिस्ट स्टेट, एक होती है डिटैच स्टेट, एक होता है गार्बेज कलेक्शन का स्टेट, समझ रहे हो। तो ये सारा अलग अलग तरह के जो स्टेट्स हैं भाई, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट हाइबरनेट स्टेट्स, ठीक है। जिसको देखो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा गया, उसने पूछ लिया कि आप एक बताओ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट समझाओ, हाइबरनेट में कौन कौन सी स्टेट होती हैं, है ना। या वो पूछ लेगा सेशन इंटरफेस की स्टेट्स बताइए, तो एक ही बात है। तो सुनिए ज़रा ध्यान से, जैसे आपने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ना, ये सुनना, बड़ा बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। जब आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे ही आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो भाई, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का वो होता है न्यू स्टेट, समझे आप। ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है, वो न्यू स्टेट। भाई सिंपल सा मतलब है, कोई ऑब्जेक्ट का जन्म हुआ, मेमोरी में न्यू करके वो क्रिएट हुआ, तो न्यू क्रिएट करते ही वो न्यू स्टेट में पहुंच गया। तो ऑब्जेक्ट बनते ही कोई ऑब्जेक्ट न्यू स्टेट में पहुंच जाती है बाय डिफॉल्ट। जैसे न्यू करके लिखोगे वो ऑब्जेक्ट न्यू स्टेट में पहुंच जाती है, ठीक है। बहुत सिंपल सी कहानी है। अच्छा जी, अब 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 होता क्या है कि भाई, अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने कुछ डेटा वगैरह सेट किया, मेथड वेथड सेट कर दिया, तो फिर एक ऑब्जेक्ट रेडी है, किस लिए? एक ऑब्जेक्ट रेडी है, कैपेबल है
क्या करने के लिए, डेटाबेस में परसिस्ट होने के लिए रेडी है कि भाई मुझे डेटाबेस में लेके जाओ। तो जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो वो ट्रांजिएंट न्यू स्टेट था, उस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा वेटा सेट करके आपने उसको रेडी कर दिया मेमोरी में, तो वो हो गई ट्रांजिएंट स्टेट। तो ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब परसिस्ट स्टेट नहीं होता है, ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब होता है कि रेडी टू परसिस्ट। मतलब ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब जो है जिसके पास परसिस्टेंसी की कैपेबिलिटी हो, जिस क्लास के एक ऑब्जेक्ट जो है डेटाबेस में जाके स्टोर हो पाए, परसिस्ट हो पाए, दैट इज द परसिस्टेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, परसिस्टेंट स्टेट, सिंपल सा मतलब है। ठीक है, तो जो परसिस्ट स्टेट होती है उसका क्या मतलब होता है, उसका मीनिंग होता है, अरे सॉरी ट्रांजिएंट स्टेट, अभी परसिस्ट स्टेट नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, बार बार मैं, ऑब्जेक्ट बनाया न्यू स्टेट, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसमें डेटा सेट करके आपने उसमें रेडी कर दिया उसको, तो वो हो गया ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट मीन्स रेडी टू परसिस्ट, ट्रांजिएंट मीन्स विच हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ परसिस्टेंसी। परसिस्टेंसी का मतलब क्या, जिसको डेटाबेस में ले जाके स्टोर कर दिया जाओ, डेटाबेस में जाके ऐसे ही, दिस इज द परसिस्ट स्टेट। ऑब्जेक्ट की जो परसिस्ट स्टेट है वो ये है, ये यहाँ पे जो पड़ी हुई है ना, ये जो पड़ी हुई है ना, यही परसिस्ट स्टेट है, ये ऑब्जेक्ट की परसिस्ट स्टेट है, वो इसको परसिस्ट स्टेट बोलते हैं। तो अब आप मुझे बताओगे कि कोई ऑब्जेक्ट परसिस्ट स्टेट में कब पहुंचता होगा, कब पहुंचता होगा, ये आपको पता होना चाहिए, हर स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। भाई न्यू से ट्रांजिएंट स्टेट में कब गया डेटा, जब उसके ऑब्जेक्ट के अंदर आपने कुछ डेटा वेटा सेट कर दिया, चाहे कंस्ट्रक्टर से सेट कर दिया, किसी भी माध्यम से आपने उसके अंदर डेटा सेट कर दिया, डेटा सेट कर दिया, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है ट्रांजिएंट स्टेट में चला गया। अब इसके पास परसिस्टेंसी की कैपेबिलिटी है, लेकिन भाई जैसे ही आपने डेटा को सेव चलाया, सेव और अपडेट चलाया या परसिस्ट मेथड को चलाया, तो एक्चुअली में डेटा आपका परसिस्ट हो जाएगा। बट होगा कैसे, किसके ऊपर होगा, बताओगे किसके ऊपर होगा, बोलोगे किसके ऊपर होगा, सेशन के ऊपर होगा भाई। सेशन, सेशन का बहुत बड़ा खेल होता है, इसलिए यहाँ पे सेशन इंटरफेस की लाइफ साइकिल की बात हो रही है। तो सेशन के पास अगर कोई ऑब्जेक्ट जाता है, राइट, यही सेशन है ना, यही सेशन है, सेशन कहाँ है, सेशन कहाँ है, सेशन कहाँ है, ये सेशन है। तो सेशन के पास, यही तो सेशन है भाई, तो सेशन के पास, इसको ओपन सेशन की जगह पे इसका नाम सेशन ले लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर सेशन के पास, अगर सेशन के पास, सिंपल सा मतलब ध्यान से सुनिएगा, अगर सेशन के पास कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है, लाइक जैसे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, परसिस्ट को कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, मान लीजिए कि मैंने सेशन के पास, सेशन के पास ही तो सेव मेथड था, मैंने अपना ऑब्जेक्ट सेशन के सेव मेथड को दे दिया, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट अभी सेशन से एसोसिएटेड है, समझिएगा बात। तो सेशन क्या होता है, सेशन इज अ टेम्परेरी कनेक्शन, ये द कनेक्शन इज द रैपर ऑन द JDBC कनेक्शन, तो मतलब इज द काइंड ऑफ टेम्परेरी स्टोरेज। तो अगर मान लीजिए, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट सेशन के सेव मेथड के पास पहुंच गया, तो क्या परसिस्ट हो गया क्या, नहीं भाई। अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेशन के सेव मेथड के पास चला गया, तो वो तब तक परसिस्ट नहीं होगा जब तक, क्या नहीं हो बताओ, फटाफट बताओ, कब होगा ये परसिस्ट, सेशन के सेव के तक पहुंच गया तो परसिस्ट हो जाएगा क्या, नहीं होगा भाई। कब होगा बताओ, फटाफट बताओ, तब मैं बोलूंगा आपको समझ में आ रहा है चीजें, कब होगा, इतना भी नहीं पता है, इतना भी नहीं पता है, या जब तक कि ट्रांजैक्शन का कमिट मेथड ना चले। जब ट्रांजैक्शन का कमिट मेथड चलता है तो सेव मेथड की सारी चीजें उड़ के, सेव मेथड की सारी चीजें उड़ के और एक्चुअली में आपका ऑब्जेक्ट परसिस्टेंट स्टेट में उसको पहुंचा देता है। तो कमिट का चलना जरूरी है, यहाँ कमिट का चलाना, यहाँ पे लिखा नहीं डायग्राम में, बट कमिट का चलना जरूरी है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट सेशन से एसोसिएटेड है, सेशन ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है, इट मींस उसके पास परसिस्टेंसी की कैपेबिलिटी है। तो सेशन से जुड़ जाना मतलब सेशन से अटैच हो जाना, ये भी एक तरह का आपका क्या है, व्हाट, ट्रांजिएंट स्टेट है। ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब ये हो गया कि भाई ऑब्जेक्ट तो सेशन के पास पहुंच चुकी है, लेकिन जब तक, बताओ अगर मैं कमिट नहीं चलाऊंगा तो क्या डेटा सेव होगा, नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बिगन ट्रांजेक्शन को चला के ट्रांजेक्शन को कमिट करना पड़ेगा। तो ट्रांजेक्शन को कमिट करने का मतलब, अब कमिट जो है फोर्सफुल्ली सेव को कहता है, सेशन के सेव को कहता है भाई तू अब डेटा को डेटाबेस में जाके परसिस्ट करा दे, ठीक है ना।
ये ट्रांजैक्शन क्वेरी को अचीव करता है, ट्रांजैक्शन को अचीव करता है, राइट। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ऑटो कमिट फॉल्स होता है ऊपर कहीं पे, ठीक है ना। इसीलिए जब ये पूरे कोड को लिखो ना आप, तो ट्राई कैच में जरूर लिखो। ऐसा नहीं कि इसको आप लिखते जा रहे हो ऐसे कुछ भी ऐसे करके, राइट। इस पूरे कोड को ट्राई कैच के अंदर लिखना चाहिए कायदे से, सही बताऊं मैं आपको, ठीक है। ऐसे ट्राई कैच के अंदर लिखना चाहिए। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का नियम भी कहता है, और जो हम नॉर्मल कह सकते हो कि ट्रांजेक्शन क्वेरी लिखते हैं, उसके लिए भी ये सही होता है, राइट। और सुनिए, और लास्ट में जो कनेक्शन क्लोज का कोड है वो फाइनली के अंदर लिखना चाहिए। कनेक्शन क्लोज मतलब सेशन का क्लोज करने का कोड यहाँ पे लिखना चाहिए। समझ में आई बात? यहाँ पे लिखना चाहिए। ये क्या हुआ भाई, ओपन सेशन, ये लाइन क्यों इसलिए लिखे हुए है? अच्छा, ये ऐसे लिखा हुआ था, राइट। अब ये सेशन का जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ पे इस लाइन से यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे सेशन इज इक्वल टू नल पास कर देते हैं, राइट। और यहाँ से इसको हटा देते हैं, तो इसका स्कोप जो है एक तरह से ग्लोबल पहुँच गया, राइट। तो बात समझ में आ गया? तो बात समझ में आ गया कि क्या कहानी हो रही है? कहानी क्या हो रही है? कहानी हो रही है कि न्यू स्टेट से ट्रांजिएंट स्टेट में जा रहा है ना। तो मुझे आप लोग बताइए भाई, फटाफट बताइए, कोई बात नहीं बड़ी, कोई बताए कि कब हमारा कोई ऑब्जेक्ट न्यू स्टेट में जाता है, कब ऑब्जेक्ट ट्रांजिएंट स्टेट में जाता है, कब ऑब्जेक्ट पर्सिस्टेंट स्टेट में जाता है। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। जल्दी कोई बताओ भाई, बोलना बहुत जरूरी है। कोई भी उन्हें बताएगा या नहीं बताएगा? क्या हो गया भाई, मेरी आवाज ही नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? धीरज, महेश, तो बोलो भाई, कुछ तो बोलो, मुंह को खोलो, जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट बोलिए। क्या क्या मैंने बताया बात? ये क्वेश्चन इंटरव्यू का क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है। और ये सब आप सोच रहे हो कि नहीं पूछा जाएगा, पूछा ही जाएगा। और ये सारा टॉपिक यूज होने वाला है आगे चल के भी, ये इसको इग्नोर मत करो, स्प्रिंग बूट में भी यूज होने वाला टॉपिक है ये। फटाफट बताइए। और आपने ये बताया कि जब ऑब्जेक्ट बनता है तो न्यू स्टेट पे होता है, और जब उसके बाद आता है ट्रांजिएंट स्टेट पे। इस सिचुएशन में मतलब सेशन के साथ एसोसिएट हो चुका होता है, और जब कॉमिट करते हैं तब परसिस्टेंट होता है, मीन्स मतलब उस टाइम पे डेटा सेव होने वाले स्टेट में जाता है। सही बात है, सही बोला आपने, वेरी गुड। तो जब भी हम किसी पर्सिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट न्यू स्टेट में होता है। और टेक्निकली अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जब आप डेटा सेट वेट करते हो तब वो पर्सिस्ट ट्रांजिएंट स्टेट में जाता है, राइट। अच्छा, अगर ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब ये नहीं कि अच्छा सेव कर दिया, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से ना, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मुझे पता नहीं, मतलब मुझे खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो न्यू स्टेट से ट्रांजिएंट स्टेट में कोई चीज़ जा रही है ना, तो सेव अपडेट परसिस्ट मेथड सब कॉल करने से जा रही है। परसिस्ट करने का मतलब ये नहीं कि डेटा डेटाबेस में चला गया है, राइट। सेव करने का मतलब ये नहीं डेटा डेटाबेस में चला गया है, वो अभी ट्रांजिएंट स्टेट में है, अभी भी वो ट्रांजिएंट। अगर कोई डेटा सेशन से एसोसिएटेड है, अगर कोई डेटा सेशन से एसोसिएटेड है, तभी वो ट्रांजिएंट स्टेट में है, ये सिंपल सा मतलब है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब आपने उसके ऊपर कमिट मेथड चलाया, जैसे कमिट मेथड चलाया, डेटा परसिस्ट स्टेट में चला गया। और परसिस्ट स्टेट का मतलब ये हो गया कि एक बार जो कमिटमेंट कर लिया तो दोबारा भी किसी का नहीं सुनेंगे। सलमान खान हो गया भाई, ये सलमान खान हो गया भाई। अब इसका मतलब ये डेटा अब डेटाबेस से पड़ा रहेगा, परमानेंट हो गया। 100 साल बाद भी आओगे, डेटा एज इट इज यहाँ पे दिखेगा, है ना। ऑब्जेक्ट का रिलेशनल डेटाबेस से मैपिंग हो गई ना, डेटा परसिस्ट हो चुका है, डेटाबेस में जाके स्टोर हो चुका है, राइट। अच्छा, अब मुझे एक बात आप लोगों से जानना है। अगर मान लीजिए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मान लीजिए कि आपने सेशन, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपने सेशन के ऊपर से सेव मेथड चलाया, ध्यान से सुनिएगा, और सेव मेथड से आपने डेटा को भेज दिया, परसिस्ट करा दिया, कमिट करा दिया। तो क्या डेटा अभी सेशन के पास पड़ा होता होगा कि नहीं होता होगा? बिल्कुल पड़ा रहता है। डेटा अभी भी स्टिल सेशन के पास भी होता है, डेटा सेशन के पास भी रहेगा और परसिस्ट भी चला जाता है। लेकिन भाई मेरे, जब आप सेशन को क्लोज कर देते हो या सेशन को क्लियर कर देते हो, तो क्लियर और क्लोज में क्या अंतर है? तो देखो, क्लियर और क्लोज में थोड़ा सा टेक्निकल अंतर है। तो क्लियर जो होता है वो आपको देखोगे तो क्लियर जो होता है, ये क्लियर कर देता है, वट क्या करता है, कंप्लीटली क्लियर द सेशन, ठीक है ना। और इविट ऑल द लोडेड इंस्टेंस एंड कैंसिल ऑल द पेंडिंग सेव्स, ठीक है। तो ये क्लियर कर देता है, कंप्लीटली क्लियर कर देता है। लेकिन जो क्लोज होता है ये क्या करता है भाई? तो क्लोज मेथड क्या करता है, तो एंड द सेशन बाय रिलीजिंग द जेडीबीसी कनेक्शन। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि क्लियर करने का मतलब, क्लोज करने का मतलब पूरा कंप्लीट खत्म, और क्लियर करने का मतलब जी फिर से अभी थोड़ा सा चांसेस है। देखो दोनों में अंतर है।
आप लोग समझ पा रहे हो? मैं बता रहा हूँ। मतलब मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि जब डेटा सेशन से आपके डेटाबेस में जाके सेव हो जाता है, तो सेव होने के बाद डेटा स्टिल सेशन से एसोसिएटेड होता है। आपने डेटा को क्लियर कर दिया तो सेशन से डेटा हट गया, बट क्या वो डेटाबेस से हट गया क्या? नहीं, डेटाबेस में अभी भी पड़ा रहेगा। अब जैसे मैंने फाइनली में यहाँ पे कर दिया, क्लियर कर दिया, तो अब क्या होगा? होगा ये कि ये जो राम और gmail.com है, ये दोनों ही डेटा, किसी एक डेटा की बात नहीं है, ये दोनों डेटा इस डेटाबेस में जाके सेव हो गया, है ना? यानी कि सेव मेथड ने डेटा को डेटाबेस में ले जाके सेव कर दिया, और साथ ही साथ अब ये जो ऑब्जेक्ट है अभी भी सेशन के साथ एसोसिएटेड है ना, सेशन के साथ जुड़ा हुआ है ना? लेकिन जैसे आपने क्लियर मेथड चलाया तो वो उस पर्टिकुलर, है ना, सेशन से डेटा डिटैच हो गया, राइट? डिटैच हो गया, क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे बता रहा है, कंट्रोल स्पेस करिए क्लियर के लिए, तो जैसे क्लियर कर रहे हो तो ये कह रहा है कंप्लीटली क्लियर द सेशन, ठीक है? कंप्लीटली क्लियर कर रहा है सेशन को, मतलब उसके अंदर के डेटा को खत्म कर रहा है। इविट ऑल द लोडेड इंस्टेंस एंड कैंसिल ऑल द पेंडिंग सेव्स, ठीक है? सारे सेव्स वगैरह को वो कर दे रहा है। बट डू नॉट क्लोज द ओपन इटरेशंस, मतलब कनेक्शन को बंद नहीं करता है। ऐसा नहीं कनेक्शन क्लोज कर दिया, डेटा को खत्म कर दिया, क्लियर कर दिया, बट सेशन अभी भी मेमोरी में पड़ा हुआ है, कनेक्शन अभी भी स्टेब्लिश है। लेकिन जब क्लोज कर दोगे तो क्या हो जाएगा? डेटा भी खत्म, मेमोरी भी खत्म, कनेक्शन भी खत्म, सब कुछ, पूरा जेडीबीसी शट डाउन। समझ रहे हो ना? तो ये पूरी कहानी होती है। तो यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझिए, अगर आपने परसिस्ट स्टेट में डेटा पहुंच जाने के बाद अपने सेशन पे क्लियर मेथड चला दिया, क्लोज मेथड चला दिया या एविट मेथड चला दिया, तो एक्चुअली में आपका जो ऑब्जेक्ट है सेशन के साथ पहले अटैच था, तो अब वो डिटैच्ड हो जाता है। क्या होता है? डिटैच हो जाता है। ध्यान से समझिएगा। देखिए सेशन, अब देखिए टेक्निकली डिफरेंस होता है। आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ नहीं सकता है, बताओ परसिस्ट स्टेट में ऑब्जेक्ट की परसिस्ट स्टेट में जाने के कितने रीजन होते हैं? बोलोगे सेव मेथड, सेव और अपडेट मेथड, परसिस्ट मेथड, तो बोलेगा तीनों में अंतर क्या, बताओ भाई? तो मैंने आपको बता दिया ना तीनों में डिफरेंस। उसी तरह से परसिस्टेंट स्टेट से डिटैच स्टेट में आने के कितने रीजन हैं? क्लोज मेथड, क्लियर मेथड, एविट मेथड। आपने कहा सर परसिस्ट से डिटैच का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग? क्या परसिस्ट से डेटा क्लोज, क्लियर, एविट, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए समझिएगा बात को। डेटा जब डेटाबेस में परसिस्ट हो गया ना, तो अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता। इसका समझ लीजिए कि ये बिल्कुल आपका डेटा परमानेंट हो चुका है ना? अब ये डेटा परमानेंटली आपके डेटाबेस में स्टोर हो गया है, लेकिन स्टिल डेटा को सेव करने के बाद डेटा किसके साथ जुड़ा रहता है? फटाफट बताइए, किसके साथ जुड़ा रहता है? सेशन के साथ। सेशन के साथ हमेशा डेटा जुड़ा रहता है। ऐसा नहीं डेटा खत्म हो गया मेमोरी से, नहीं। सेशन का सेव मेथड चलते ही, एक्चुअली कमिट मेथड भी चलते ही डेटा आपका डेटाबेस में सेव हो गया, बट अभी भी वो डेटा सेशन के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन भाई आप चाहते हो वो सेशन के साथ अटैच्ड है, ये बोलिए। लेकिन आपने क्या कर दिया, कहा कि नहीं भाई, मैं करूंगा क्लोज मेथड को कॉल, मैं करूंगा क्लियर मेथड को कॉल, मैं करूंगा इविट मेथड को कॉल। इविट भी एक मेथड होता है, राइट? आपने कहा इविक्ट मेथड चला दूंगा। इविक्ट मेथड एक्चुअली क्या है कि ये भी काम वही करता है जो काम आपका, शायद जो काम क्लोज करता है, क्लियर करता है, सॉरी। लेकिन इविक्ट मेथड क्या है कि ये ऑब्जेक्ट टाइप का पैरामीटर ले रहा है, वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को क्लियर करेगा किसी सेशन से। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा मेथड के डिफरेंसेस होते हैं। आपसे क्वेश्चन, ये बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है कि क्लियर मेथड, क्लोज मेथड, इविक्ट मेथड में क्या अंतर है। तो क्लियर मेथड क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा। क्लियर मेथड क्या करेगा? जो डेटा सेशन के साथ अटैच्ड होगा ना, उसको डिटैच कर देगा, उसको हटा देगा, वहां से क्लियर कर देगा, बट मेमोरी में स्टिल जेडीबीसी कनेक्शन अवेलेबल रहेगा। मेमोरी में अभी भी जेडीबीसी कनेक्शन अवेलेबल रहेगा भाई। जेडीबीसी कनेक्शन कभी भी हटेगा नहीं, वो कनेक्शन अभी पड़ा भी रहेगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या सेशन में डेटा पड़ा हुआ है? नहीं, डेटा डेटाबेस में परसिस्ट है, बट सेशन अभी भी मेमोरी के अंदर है, कनेक्शन अभी भी मेरे मेमोरी के अंदर है। तो जो सेशन है वो एक टेम्परेरी स्टोरेज का काम कर रहा है, समझ रहे हो? लेकिन जैसे ही, सुनिएगा ध्यान से, जब आपने क्लोज या क्लियर या इविट मेथड, तीनों मेथड से कुछ भी कॉल किया, तो क्लियर में क्या होगा? डेटा क्लियर तो हो जाएगा बट कनेक्शन पड़ा रहेगा। और क्लोज मेथड कनेक्शन भी क्लोज कर देगा, डेटा भी क्लोज कर देगा, सब कुछ क्लोज कर देगा। और इविट मेथड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिटैच करेगा। तो परसिस्ट स्टेट से डिटैच स्टेट, डिटैच स्टेट मतलब सेशन से ऑब्जेक्ट डिटैच्ड हो गया,
ये सेशन की बात हो रही है, दिस इज सेशन इंटरफेस, सेशन की लाइफ साइकिल। इस डायग्राम को समझना भी अपने आप में बड़ी बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, समझ रहे हो ना। ये सारा जो स्टेट बता रहा है सेशन का, कि सेशन के ऊपर ट्रांजिएंट चला, सेशन के ऊपर परसिस्ट चला, सेशन के ऊपर से जब ये चलेगा तो सेशन से ऑब्जेक्ट डिटैच्ड हो जाएगी। आपने कहा डिटैच से फिर से क्या सेशन से कोई ऑब्जेक्ट परसिस्ट स्टेट में पहुंच सकती है? डिटैच स्टेट से फिर से परसिस्टेंट में ले जाया जा सकता है क्या? ले जाया जा सकता है। मर्ज मेथड चलाओ, सेव और अपडेट मेथड चलाओ, अपडेट मेथड चलाओ, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए, कोई सेशन से कोई ऑब्जेक्ट डिटैच हो गई तो ऑब्जेक्ट तो कब तक मेमोरी में पड़ी रहेगी? बहुत देर तक तो रहेगी नहीं, वो ना, वो गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगी और गार्बेज कलेक्टर थर्ड भैया आएंगे और वो मेमोरी से फ्री करके लेके जाएंगे, और जब मेमोरी से फ्री कर देंगे तो फिर से वो पहुंच जाएगी ट्रांजिएंट स्टेट में। जाहिर सी बात है, मतलब अब नया स्टेट, नया ऑब्जेक्ट आएगा तभी सर्विसेज चल पाएंगी, तभी सारा काम हो पाएगा। ये पूरी कहानी होती है, राइट। लेकिन 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 अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट डिटैच स्टेट में पड़ गई है, उसके लिए आपने अपडेट मेथड चला दिया, राइट, या सेव और अपडेट मेथड चला दिया, तो इस मेथड्स को चलाने के बाद फिर से वो परसिस्ट स्टेट में डेटाबेस में जा सकती है, या जहाँ पे आप चाहोगे वहाँ पे जा सकती है। ये सिंपल सी कहानी है, ये कहानी चलती है मेमोरी के अंदर, राइट। अच्छा, परसिस्टेंट स्टेट से फिर से डिलीट स्टेट में, यानी कि परसिस्टेंट से ट्रांजिएंट स्टेट में भी फर्दर ऑब्जेक्ट जा जाती है जब परसिस्ट से आप डेटा डिलीट कर देते हो, यानी कि परसिस्टेंट। अच्छा, मैं आपसे बोलूँ कि मेरा पास ये डेटा परसिस्ट है, इसको मुझे फिर से ट्रांजिएंट में लेके आओ, तो कैसे लाओगे? बजाय सी बात, इसको डिलीट मार दोगे, डेटा को डिलीट मार दोगे। जब डेटा को डिलीट मार दोगे डिलीट मेथड के माध्यम से, वही बात हो रही थी जो अभी कल बात कर रहे थे धीरज, कि मुझे डिलीट करवाना है, इसका मतलब आप उसको फिर से ट्रांजिएंट मिला रहे हो, नया स्टेट क्रिएट करके फिर से नया तरीके से काम करना चाहते हो। तो ये पूरी कहानी होती है भाई। और ये इतना समझ गया तो पूरी लाइफ साइकिल का पूरी कहानी समझ में आ रही है। यहाँ पे कोई चीज़ आपको जो नहीं समझ में आ रहा है आप पूछ सकते हो भाई। तो इसलिए पूरा काम करने के बाद लास्ट में कनेक्शन को क्लोज कर देना चाहिए, सेशन को क्लोज कर दो, सेशन को क्लियर कर दो, क्लोज कर दो। और इसलिए क्लोज कर देना चाहिए, देखो अगर मान लो कि मेरा परसिस्ट ऑब्जेक्ट किसी सेशन के साथ एसोसिएटेड रह गया गलती से, और मेरा सेशन कहीं से लीक हो गया, तो क्या मेमोरी लीक नहीं हो जाएगी? क्या हमारा ऑब्जेक्ट कोई मिसयूज नहीं कर सकता है? तो इसलिए फाइनली में कनेक्शन क्लोज करने का कोड तो लिखना ही चाहिए। पूरा ऑपरेशन करने के बाद लास्ट में कनेक्शन को क्लोज कर देना चाहिए। सब कुछ खत्म, कहानी क्लोज द कनेक्शन। ऐसा नहीं कि कनेक्शन मेमोरी में पड़ा रहेगा, यूज हो रहा है, मेमोरी लीक हो रही है, चल रहा है जी कहानी, नहीं। इसलिए प्रॉपर तरीके से आप पूरी कोडिंग करिए, राइट। तो देखिए सारा काम हो गया, परसिस्ट हो गया। अभी क्या करने लगा भाई, अभी क्या करने लगा, कह रहा ऑटो कमिट मोड यहाँ से चल रहा था, ठीक है, ऑटो कमिट मोड ऑन है, वो बता रहा है ऑटो कमिट मोड ऑन है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको, अब ऑटो कमिट क्या होता है, कमिट क्या होता है, सेव पॉइंट क्या होता है, रोल बैक क्या होता है, इसके लिए JDBC पढ़िए, है ना। और कल पढ़ के आइएगा, मैं आपसे पूछूंगा कमिट का मतलब क्या, सेव पॉइंट का मतलब क्या, रोल बैक का मतलब क्या होता है, ठीक है। बट ये पूरे ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल होती है, पूरे ऑब्जेक्ट का स्टेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट बना नहीं कि वो न्यू जैसे आपने कुछ डेटा सेट के अंदर डेटा सेट बट किया तो ट्रांजिएंट स्टेट में चला गया, ट्रांजिएंट स्टेट से परसिस्ट स्टेट में जाने के लिए, है ना, हम सेव मेथड को चलाते हैं, बट सेव मेथड के चलने से वो परसिस्ट स्टेट में नहीं जाता जब तक कमिट नहीं चलाते हैं। कमिट चलते ही डेटाबेस में डेटा परसिस्ट हो जाता है, और अभी भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेशन के साथ एसोसिएटेड रहता है। अब उस सेशन के साथ जो ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड है उसको डिटैच स्टेट में लाने के लिए हम उसके ऊपर क्लियर, क्लोज, एविट ये सब मेथड चलाते हैं, जिससे वो उससे वहाँ से ऑब्जेक्ट जो है डिटैच हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको कभी भी उसको फिर से परसिस्टेंट में लेके जाना है तो अपडेट चलाइए, अब सेव और अपडेट चलाइए, इस तरह से मैसेज चला सकते हो। परसिस्टेंस स्टेट से फिर से डेटा को डिलीट मारने के लिए, मतलब न्यू स्टेट में लाने के लिए आप क्या करो, फिर से उसको डिलीट मेथड चला दीजिए, तो परसिस्टेंट से डेटा हट जाएगा। ऐसा है पूरी कहानी। तो ये सब स्टेट्स होते हैं, दीज आर द ऑब्जेक्ट स्टेट्स, न्यू, ट्रांजिएंट, परसिस्ट, डिटैच एंड गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। तो ये 3 4 5 स्टेट्स होते हैं भाई, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, और जो आज मैंने